यस। प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नीट का एक सिस्टमेटिक कोर्स, जिसमें अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर की एक सिस्टमेटिक वाइज। मैं आपको बता दूं कि मैं सरलता से हार्ड की ओर लेके चलता हूं। जो बच्चे इस तरीके से रहते हैं कि उनको 12th आसान लगती है, हालांकि आसान कुछ नहीं है, दोनों ही चीजें हैं वो ना तो हार्ड होती है ना आसान होती है। मतलब आप लोग इजी तरीके से, अगर सहज तरीके से पेशेंस के साथ में एक एक चीज को क्लियर करोगे तो 11th और 12th है वो दोनों ही क्या है, सेम है। लेकिन उसमें चैप्टर क्या है, थोड़े हैं। 12th क्लास में 16 ही चैप्टर हैं, 11th क्लास में कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। तो 16 चैप्टर है तो वो बुक्स है वो थोड़ी सी मतलब कम समय में हो जाती है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि बुक्स क्या है, आसान है। हालांकि वेटेज को भी देखा जाता है तो वेटेज भी इसमें से 12th वाली में से 40% ही उठता है, 40 से 45% उठता है, बल्कि 55 से 60% है वो 11th क्लास में से उठता है। वो थोड़ा सा चैप्टरों का भी रहता है कि उसमें चैप्टर क्या है, ज्यादा और कम है, ये थोड़ा फर्क है। क्योंकि 11th क्लास में 22 चैप्टर है तो लगभग स्वाभाविक है कि उसमें से 45 से 60% आना होता है, 55 से 60% आना होता है। और जो 11th क्लास है उस 11th क्लास में चैप्टर भी क्या है, स्वाभाविक रूप से 16 ही है, तो उसमें से क्वेश्चन है वो 45 से 50% तक लगभग वो उठना जरूरी हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी की सिस्टमेटिक ढंग से। तो एनसीईआरटी में अपन बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। अब कुछ से जो नए बच्चे हैं वो इस तरीके का इश्यू ना बनाए कि साहब हमारे पास में एनसीईआरटी नहीं है, आप गूगल पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में उस पे आप मतलब मैसेज कर सकते हो, हम आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो अपन शुरू करते हैं जो फर्स्ट इकाई यानी 12th बायोलॉजी की। 12th जो जीव विज्ञान है उसकी जीव विज्ञान की अपन बात करते हैं। जीव विज्ञान 12th जीव विज्ञान के अंदर आपके पहली जो इकाई है, जो प्रथम इकाई है उसकी बात करेंगे। प्रथम इकाई फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर है। ये आपको बेसिक जानना जरूरी होगा कि अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं या अपन एनसीईआरटी में कहां चल रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो डाले हैं लेकिन बच्चों को ये पता नहीं चल रहा होगा कि वो टॉपिक्स कहां से हैं। अभी आप देखोगे तो एनसीईआरटी का अधिकतम हिस्सा अपन लोग कर चुके होंगे। तो यहाँ जो पहली इकाई है वो है जीवों में जनन। पहली इकाई में पहला जो चैप्टर है वो जीवों में जनन के नाम से है, जनन के नाम से एनसीईआरटी में। दूसरा जो है, ठीक है, ये पहले का नाम है। दूसरा है पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन, पादपों में जनन है, ठीक है ना, ये कौन सा है, दूसरा है। और तीसरा है मानव जनन, मानव जनन या मानव में जनन। और जो चौथा जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन स्वास्थ्य है। तो इस ये चौथा चैप्टर है। तो यहाँ जनसंख्या व जनन स्वास्थ्य इसमें ही बात होती है। तो यहाँ जो है जीवों में जनन वो अपना पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो अलैंगिक जनन की विधियां या जनन का बेसिक, इसमें जो 2 चीजें हैं, एक तो है इसका तो एक तो बेसिक बात करेंगे, ठीक है ना, बेसिक बात होगी यानी आधारीय बात होगी जीव विज्ञान की, जनन की बेसिक रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन या यूं कह सकते हैं आधारी जनन, आधारी जनन या जनन का आधार, आधार जनन यानी जनन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी, छोटी छोटी परिभाषाएं होगी, उनकी बात इस चैप्टर में की जाएगी। इसमें अलैंगिक जनन की बात की जाएगी, इसमें अलैंगिक जनन की बात की जाएगी, अलैंगिक जनन की बात होगी। और इसमें जीवन की जो अवस्थाएं होती है, ठीक है ना, जीवन की अवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं जो आप अवस्थाएं पढ़ते हो, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, जनन अवस्था, तो वो थोड़ा सा अलग है। और जीवन की अवस्थाएं है वो जनन के आधार पे अपन पढ़ने वाले हैं। प्लस बेसिक अपन थोड़ा सा लैंगिक और अलैंगिक में अंतर भी, यानी लैंगिक जनन व जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक है, उनकी कंपैरिजन स्टडी भी अपन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी अपन करने वाले हैं। ये जो चलेगा आपके किस में चलेगा, फर्स्ट चैप्टर में चलेगा। सेकेंड चैप्टर है, इसमें से मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये जो टॉपिक है वो मैं करवा चुका हूं। इसमें से आप लोगों के पास में वीडियो अवेलेबल है, नहीं है तो हमारे चैनल एटम क्लासेस कुचामन सिटी पर जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एटम क्लासेस कुचामन सिटी, ATOM, ठीक है ना, क्लासेस CLASSES क्लासेस, ठीक है ना, आगे लिख सकते हो आप कुचामन सिटी, KUCHAMN कुचामन सिटी, ठीक है, कुचामन सिटी के नाम से। यहाँ से आप लोग इस तरीके से चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट लाइक कर सकते हो, ताकि आपको
अगले जो वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जाकर के आप इस टॉपिक को आराम से देख सकते हो। बाकी जो टॉपिक है जो बच रहे हैं मैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें पुष्पी पादपों में जनन, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर यानी प्लांट रिप्रोडक्शन की कंप्लीटली बात होती है। तो उसमें जैसे नर युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मो या लघु बीजाणु जनन, पुष्प की संरचना होती है, पुष्प की संरचना होती है, संरचना का अध्ययन करना होता है। दूसरा यहाँ पे रहता है पुष्प की संरचना के बाद में लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन रहता है, बीजाणु जनन रहता है, और यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन रहता है, गुरु बीजाणु जनन रहता है, गुरु बीजाणु जनन रहता है। ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी दोनों में चलती है, आईसीआर में भी चलती है और नीट में भी चलती है। गुरु बीजाणु जनन का भी रहता है। फिर उसके बाद में रहता है भ्रूण विकास, ठीक है ना, भ्रूण विकास की बात आती है, भ्रूण विकास रहता है, भ्रूण विकास रहता है, भ्रूणपोष की बात आती है, भ्रूणपोष की बात आती है, यहाँ निषेचन की बात आती है, तो आप लोग निषेचन के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, भ्रूणपोष की बात आती है, या आगे पुष्प का भविष्य, ठीक है ना, पुष्प का भविष्य की अगर बात आती है, भविष्य, तो ये भी बात आती है भविष्य से रिलेटेड। तो ये मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, पुष्प की संरचना, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, निषेचन के प्रकार, भ्रूण विकास, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, क्या होगा पुष्प का भविष्य। तो ये सभी वीडियोस है वो अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, तो आप लोग इसको सर्च करके ये सब कुछ देख सकते हो। ये जो यूनिट है और ये यूनिट है, इसमें बहुत सारे केस है, इसमें इतने सारे केस है कि हर बार नीट में इनमें से क्वेश्चंस आते आते हैं, कम से कम दोनों से मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड भी रहते हैं, जर्नल बेसिक भी होते हैं, और मेडिकल केस को भी लेकर के बात होती है कि बच्चे का दिमागी विकास है वो कितना हो चुका है। तो ये जो मानव में जनन और जनन स्वास्थ्य है, उनको एक बेसिकली क्वेश्चन आता है, एक सिंपली पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, एक तार्किक और बौद्धिक क्षमता का क्वेश्चन आता है जिसमें से केस दिया जाता है, जैसे मान लो कि एक और की अंडवाहिनी को काट दिया जाए तो मादा माँ बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, एक और की शुक्र वाहिनी को काट दिया जाए तो नर पुरुष है वो पिता बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, या ऐसे कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उठाए जाते हैं, केस डिस्कस किए जाते हैं, तो ये अपने पास में रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अपनी जो प्रथम जो इकाई है, फर्स्ट जो यूनिट है, इसमें से ये काम तो अपना हो चुका है, ठीक है, ये दोनों जूलॉजी के पोर्शन है, ये दोनों बॉटनी के पोर्शन, तो बॉटनी वाले में से ये काम तो आपका हो चुका है। ये वाले काम में भी आपको अलैंगिक जनन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे जनरल बेसिक बातें रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर अपन जीवन की अवस्थाएं और लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर और कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में काम में आई है या इस चैप्टर में काम में आने वाली है। आधी तो इसमें काम में आ गई तो मैंने बता दी इसकी, और आधी जो है वो इसमें काम में आएगी, वो मैं भी डिस्कस कर लूंगा। तो आप लोगों को सिलेबस जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई चीज अपन पढ़ते हैं तो उसका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिमाग में होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें से किस तरीके के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन किस तरीके से घूमे हुए रहते हैं, लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक होते हैं, तो ये सब कुछ पता रहता है तो पढ़ने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो अपना जो चैप्टर है वो पहला है जीवों में जनन। फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, जीवों में जनन। जीवों में जनन है। जीवों में अगर जनन की बात करते हैं अपन, तो जीवों में जनन सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि जनन क्या होता है। सजीवों की बात 11th क्लास में की जाती है, सजीव क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सजीव के डेफिनेशन 11th क्लास के पहले चैप्टर में अपन काफी डिस्कस करेंगे सजीवों के बारे में। अभी तो आप लोग अगर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 12th पास आउट हो तो आप लोगों को सजीवों की परिभाषा अच्छे से क्लियर होगी, नहीं भी क्लियर है तो 11th क्लास के पहले चैप्टर में मैं इसको डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। फिर बात करते हैं जनन की। जनन की परिभाषा में दे चुका हूँ, रिप्रोडक्शन की परिभाषा और बता देता हूँ कि जीवों की वह क्षमता जो अपने समान संतान पैदा कर सके या जीवों द्वारा अपने समान संतान पैदा करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उससे जीव अपने समान संतान पैदा करते हैं। क्यों करते हैं, कारण भी बताया था, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अगर जनन नहीं करेंगे तो एट लास्ट तक वो स्पीशीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे मान लो मानव की बात कर ले कि मानव पे जैसे आज जैसे बैन लगा रखा है कोविड-19 में कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लॉकडाउन की पालना करेगा। हालांकि उसमें कुछ डिफॉल्टिंग में रह जाती है, लेकिन मान लो पूर्ण रूप से बैन कर दिया या सबको मान लो कि नपुंसक बना दिया, सभी पुरुषों को नपुंसक बना दिया, सभी स्त्रियों को बांझ बना दिया या इस तरीके से किसी एक को भी बना दिया तो भी हो जाएगा।
अगर ऐसा कर दिया पूरी संपूर्ण पूरी पृथ्वी के ऊपर तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो नई संतानें नहीं बनेगी। जब संतान ही नहीं बनेगी तो फिर संतान नहीं बनेगी तो एट लास्ट जो व्यक्ति अभी प्रेजेंट है वो क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना, बड़े होंगे, वृद्धि करेंगे और बुजुर्ग हो जाएंगे, वैसे होंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, एट लास्ट वो सब फिनिश हो जाएंगे, नई जाति होगी नहीं तो मानव जाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जन्म करते हैं। अब आपने कभी ये क्वेश्चन, रोचक जो क्वेश्चन होता है कि सभी जीव जो जाति क्या है, ठीक है ना, यहाँ से एक शब्द उठता है, मतलब जाति क्या चीज है, जाति मतलब स्पीसीज, ठीक है ना, स्पीसीज जिसे बोलते हैं, स्पीसीज जिसको बोल सकते हैं, जाति क्या चीज है, ये जाति क्या चीज है, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। 11th में बात होगी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। हालांकि जाति से भी छोटा होता है, जैसे परमाणु सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है लेकिन उसमें भी रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वैसे जाति से भी जो छोटी स्पीसीज से भी छोटी इकाई होती है नस्लें और किस्में हैं। जो नस्लें जो होती है, बात की थी मैंने एक वीडियो में पहले भी, नस्लें क्या होती है और किस्में क्या होती है। प्लांट में तो, पादपों में तो उनको किस्मों के नाम से जानते हैं और पशुओं में नस्लों के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि बॉस इंडिकस गाय है, वो गाय अलग अलग क्षेत्रों में रह रही है तो क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग उसका जो शरीर का रंग रूप है वो क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग वातावरणीय कारकों की वजह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वो क्या हो जाती है, जैसे नागौर में रह रही है, नागौर में तो नागौरी हो जाएगी, ठीक है ना, पाकिस्तान इलाके जैसे थार वगैरह उधर रह रही है, थार पारकर हो जाएगी, गुजरात के गिरवन में रह रही है, गिर नस्ल होती है तो उधर की हो जाएगी। तो क्षेत्र विशेष के कारण जालोर की तरफ जालोरी, सांचौर जालोरी, तो इस तरीके से हो जाएगी। ओके, तो यहाँ वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जाति को। जाति से भी छोटे होते हैं लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं की जाते हैं। दूसरी जाति की जो परिभाषा लगती है वो इस तरीके से लगती है कि वो जीव जो आपस में क्या कर सके, आपस में जनन कर सके क्या कहलाते हैं। आप लोग टेंशन मतलब कि 11th नहीं हुई है तो आप कैसे कर पाओगे, जो 11th का काम में आएगा मैं उसको बताते चलूंगा, जैसे 11th की चीजें लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो जीव जो आपस में क्या कर सके, जनन कर सके, क्या कहलाते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं। वो जीव जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, वो ठीक है ना, वो लाउस या वो बायोस जो क्या कर सके, आपस में क्या कर सके, रिप्रोडक्शन करेंगे, सेम स्पीसीज के कहलाते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं, जीवों में जनन। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जब जीवों की, जैसे मान लो कि गाय का बच्चा, ठीक है ना, गाय ही होता है, ठीक है ना, बंदर ही होता है, बंदर की संतान, ठीक है ना, संतान बंदर ही होती है। मानव की संतान, ठीक है ना, मानव की संतान है वो मानव ही होती है। और जैसे वो सर कहते हैं ना गधा, तो वो गधा केवल आपको सुझाव के लिए, निर्देशन के लिए होता है, गधा नहीं होता है मानव, ठीक है ना। हाँ, तो गालियों में कुत्ता गधा ऐसे कहते हैं तो वो कहने से नहीं होगा बेटा, ये तो केवल आपको निर्देशित करने के लिए होता है, आपको सजग करने के लिए होता है। या यूं कर सकते हैं, बैल के बेल, जैसे आम के, ठीक है ना, आम के आम ही लगते हैं, ठीक है ना, आम के पेड़ के आम ही लगते हैं। आपने सुना होगा वो कौन से कवि का वो दोहा है, रोपे बिरवा आक को आम कहाते हो, ठीक है ना, रोपे बिरवा आक को, यानी रोके बिरवा आक को, आक समझते हो, आंकड़ा, केलोट्रोपस, यानी रोपाई तो किसकी कर रही है, आंकड़े की, मरुस्थलीय पादप केलोट्रोपस, आंकड़ा जिसको आप लोग बोलते हो आक को, ठीक है ना, रोपे केलोट्रोपस, जिसका अपने बायोलॉजी में इसको केलोट्रोपस बोलते हैं। रोपे बिरवा आक को आम कहाते हो, यानी रोपाई तो किसकी कर रहे हैं, आंकड़े की, और उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्या लग जाए, आम लग जाए, तो वो भी संभव नहीं है। तो देखो उनको भी पता था, कवियों को भी, कि क्या करने से क्या होता है। तो आप आम के पेड़ के क्या लगता है, आम ही लगता है। ऐसा कभी आपने सोचा नहीं है, कभी आपने इंटरेस्टिंग तरीके से कभी सोचा नहीं है कि आम के आम ही लग रहा है, गाय के बच्चा वो गाय ही हो रहा है, शेर का बच्चा वो शेर ही हो रहा है, मानव का बच्चा मानव ही हो रहा है। मानव का बच्चा तो कुछ भी बन लेता है, वो बात अलग है, लेकिन फिजिकली रूप से तो वो क्या रहता है, मानव ही रहता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्या वजह है, आप लोग बता सकते हैं इस चीज को, सोचो ऐसा क्यों होता है। बायोलॉजी लिए तो ये सब चीजें जानना जरूरी होता है।
प्रकृति का एक रूल काम करता है, लाइक बैक टू लाइक, ठीक है ना, जो इंग्लिश में बोलते हैं लाइक बैक टू लाइक, हिंदी में क्या क्या नेम करता है, वो नेम कौन सा है प्रकृति का, वो नेम कौन सा है, जो जैसा होता है, जो जैसा होता है, जैसा होता है उसके वैसा ही होता है, उसके, हाँ कहावत याद आ रही है, वैसा ही, उंदरे वाली, वैसा ही होता है, ठीक है ना। क्या है नियम, जो जैसा होता है उसके वैसा ही होता है, इंग्लिश में लाइक बैक टू लाइक, लाइक बैक टू लाइक का मतलब, या जो जैसे होता है उसके वैसे ही होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहावत सुनी होगी, उंदरा का जैड़ा तो बिल्ली खोसी, हाँ वही, ठीक है ना, कि जो जिसके मतलब पूर्वज जो काम करते थे संतान भी वही काम करती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि संतान जरूर मतलब उसके रंग रूप या सकल सूरत से मिलती जुलती होती है, लाइक बैक टू लाइक, यानी जो जैसा होता है उसके वैसा ही होता है। ये नेम बताता है कि गाय का बच्चा गाय ही होगा, बंदर की संतान बंदर ही होगी, मानव की संतान मानव ही होगी, आम के पेड़ के आम ही लगेगा, नींबू के पेड़ के नींबू ही लगेगा, यानी उनके संतति जो प्राप्त होगी वो जनकों के समान ही होगी, डिफरेंट नहीं होगी। ये कभी सुना है कि मानव के बंदर पैदा हो गया? हाँ हाँ, बंदर जैसे शकल वाला हो सकता है, क्योंकि देखो अपन बंदर के पेड़, लेकिन ये तो नहीं होना कि मानव के कुत्ता हो गया या कुत्ते के मानव पैदा हो गया, और ऐसा जैसे घोड़े के मान लो कि मानव का बच्चा हो गया, मानव के बच्चे के घोड़ा पैदा हो गया, ऐसा भी नहीं सुना होगा। हाँ वो कुछ इस तरीके से कोई झूठ बोल दे तो बात अलग है, साइंटिफिक रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता है, या बायोलॉजिकल रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो पहला 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो सब स्टार पॉइंट होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बकवासबाजी नहीं करने वाला हूँ, और जो भी है वो स्टार पॉइंट होंगे, नीट की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से। आपको पता तक नहीं लगेगा कि बातों बातों में वो पूरा चैप्टर निकल गया, सर आप तो केवल नॉर्मल बातें ही तो कर रहे थे, लेकिन उन बातों ही बातों के अंदर ही मतलब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये पॉइंट्स है वो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं अगले की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। अब होता है नेक्स्ट चीज है कि अपन बहुत सी बार देखते हैं कि कोई जैसे गाय है या भैंस है, या उसको छोड़ो, कौवे को देखा होगा, तोते को देखा होगा, पक्षियों में देखा होगा, पेड़ों को भी आपने देखा होगा। तो अपन ये सोचते हैं कि मतलब जैसे कोए की जो कौवा जो होता है, कौवा की बात करते हैं, कौवा और तोता, ठीक है ना, इनका जो शरीर होता है, या यहाँ लिख देता हूं मैं, तोता की बात करते हैं, तोता जानते होंगे, क्रो और ये पैरट, ठीक है ना, कौवा, क्रो और ये पैरट, तोता। अब इनकी उम्र से इनके शरीर का आकार, ठीक है ना, शरीर का आकार की बात करते हैं, बॉडी शेप या बॉडी साइज, शरीर का आकार, ठीक है ना, आकार। कोई जितने नंबर के कपड़े पहनता है, तोता भी उतने नंबर के कपड़े पहनता है, मतलब कहने का मतलब बॉडी दोनों में क्या रहती है, शरीर कैसा रहता है, समान। जैसे ये मान लो कि 5 इंच मोटा है तो लगभग ये भी 5 इंच, शरीर क्या होता है, दोनों का क्या है, समान, ठीक है ना, समान, ये दोनों का क्या है, समान है, यानी सेम है। यानी कौवे और तोते के शरीर का आकार क्या होता है, शरीर का आकार क्या होता है, सेम। बट इनकी जो आयु होती है, तो अपन को ऐसा क्या लगता है, ऐसा लगता है क्या कि कौवा और तोता सेम आकार के होंगे तो सेम ही आयु के होंगे? लगता है क्या आपको? लगता है? लगता है, लेकिन ये गलत लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर कौवे की उम्र देखी जाए ना तो लगभग कितनी होती है, 14 से 15 वर्ष होती है, ठीक है ना, 14 वर्ष मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डेटा याद रहे, 14 से 15 वर्ष। वही कौवे की उम्र कितनी होती है, कौवे की उम्र 14 वर्ष होती है, तो तोते की उम्र कितनी होती है, 140 वर्ष। देख लो कितना गुना ज्यादा हो गया, लगभग 10 गुना हो गया, ठीक है ना, लगभग क्या 10 गुना ही हो गया। 14 वर्ष है और ये कितना है, 140 वर्ष, ठीक है। ये 14-15 साल जीवन किसका होता है, कौवे का। आयु या यूं कह सकते हैं जीवन काल इसके लिए बेस्ट होगा, जीवन काल, जीवन काल, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी उठ जाता है जीवन काल, क्योंकि लाइफ स्पेन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन, जीवन काल क्या होता है, किसी की जन्म से, ठीक है ना, जन्म से मृत्यु तक का समय, मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, उसका जीवन काल कहलाता है। किसी सजीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय क्या कहलाएगा,
जीवन काल क्या प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। वैसे तो प्राकृतिक मृत्यु तक का क्या होता है समय, जीवन काल होता है, लेकिन यही परिभाषा सही चल जाएगी, जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाएगा, जीवन काल कहलाएगा। और पादपों में अगर अपन बात करें तो बीज उगाने से लेकर के, ठीक है ना, बीज जब अंकुरण यानी अंकुरण से लेकर के, बीज अंकुरण से लेकर के वापस, जैसे मान लो कि पादप जैसे कंप्लीटली नष्ट हो जाता है, जैसे फसलों में नहीं होता क्या, वापस अपन बीज प्राप्त कर लेते हैं, पादप क्या हो जाता है, वापस नष्ट हो जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय उसका लाइफ स्पेन है, उसका क्या है, जीवन काल है। तो इनका जीवन काल होता है वो 14 वर्ष का होता है, यानी जन्म से मृत्यु तक की अवधि 14 वर्ष किसकी मानी है, कौवे की मानी है, क्रो की मानी है। पैरेट की बात की जाती है तो ये की लगभग कितनी होती है, 140, यानी इसका 10 गुना ज्यादा होती है। ये 10 गुना ज्यादा क्यों हुई, ये 10 गुना ज्यादा क्यों हुई, इसका भी कारण अपन यूं नहीं कह सकते, क्योंकि आकार के आधार पे होता है। दूसरे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अगर आम के पेड़ की बात कर लेते हैं, आम का पेड़, ठीक है ना, आम का पेड़ की बात कर लो, आम के पेड़ का, और बरगद का पेड़ की बात कर लो, दोनों लगभग जैसे सिमिलर से ही होते हैं। अब आम का पेड़, बरगद का पेड़ विशालकाय क्यों हो जाता है, वो मैंने अलैंगिक जनन वाले वीडियो में शाखा द्वारा कायिक प्रवर्धन या शाखा द्वारा अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया होगा कि बरगद विशालकाय कैसे होता है। आम के पेड़ की जो आयु होती है लगभग कितनी होती है, 200 वर्ष मानी जाती है। और वहीं अगर मान लो बरगद के पेड़ की अगर बात की जाए तो हजारों साल, ठीक है ना, 1000 प्लस वर्ष हो सकती है, मतलब हजारों साल पहले। ये नहीं होता कि मेरे दादाजी के, मेरे परदादा जी के जमाने का है, या मेरी 3 पीढ़ी पहले लगाया हुआ बरगद है, तो यह 1000 प्लस वर्ष भी हो सकती है इसके बरगद के पेड़ की, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका आकार से कोई लेना देना नहीं होता। हाथी वाला देख लो, मानव वाला देख लो, तो एनसीईआरटी में ये सभी के सभी एग्जाम्पल है, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। ये एज इट इज है, तो आप लोग देखें, उसमें खाली स्थान दे रखे हैं, रंगीन संरचना है, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग उन्हीं सभी खाली स्थानों को बड़े ढंग से देखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयु से, रिलेशन से रिलेटेड। ओके, सिंपल क्वेश्चन होगा, गलत हो गया तो अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे आयु से रिलेटेड। तो ये दोनों चीजें, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, ये एग्जाम्पल दिए हैं, और आपको क्वेश्चन क्या फिक्स कर दिया आपको, मतलब मैं रोज वर्क देता रहूंगा, ठीक है ना, IMW जिसको बोलेंगे नीट वर्क, ठीक है ना, या NTA वर्क, ठीक है ना, जो ICR के लिए भी हो जाएगा, और या आपके लिए मैं देता हूँ AW, एटम वर्क, ठीक है ना। AW में, एटम वर्क में क्या रहेगा, एटम वर्क में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आप लोगों को करना क्या है इसमें वर्क में। रोज आप लोग इस तरीके से नोट्स तैयार करोगे तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी बताता रहूंगा कहां से क्वेश्चन उठता है। जो सारणी दे के, सारणी बनानी है आपको, एक सारणी क्रिएट करनी है, उस सारणी में आपको क्या रखा है, जीव का नाम व उम्र का पता लगाना है। उसमें डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उन डायग्रामों को आपको फॉलो करना है, जीव का नाम और उसकी उम्र, तुलना, ठीक है, उम्र की तुलना। जीव का जो नाम है वो उसके समान शरीर के आधार पर लिखना है, समान वाले के जोड़े बना लेना, जैसे ये समान नहीं क्या, ऐसे जोड़े बना लेना, शरीर के समानता और असमानता के आधार पर, समानता व असमानता के आधार पर, समानता के आधार पर एनसीईआरटी में बने हुए हैं, केवल आपको उनको फिल अप करना। नहीं आ रहा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन भी तैयार, और यहाँ से क्या क्वेश्चन उठता है, कोई दिक्कत आप लोगों को। चलो अपन आगे चलते हैं, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आगे की बातें, कि ये सब कुछ तो हो जाता है, यानी अपन ने ये सब चीजें जान ली, लेकिन अब बात करते हैं जनन की। जनन में क्या होता है, या इसमें जनन की क्या आवश्यकताएं होती है और क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ अपन बात कर देंगे जनन की आवश्यकता या विशेषता, या जनन को अपन दो भागों में यहाँ पे भी बांट सकते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन एक तो कौन सा हो गया, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, और ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन लैंगिक जनन की या अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा भी उसी में छुपी जाएगी। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा
उन पॉइंटों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में अधिकतम आउटपुट लिया जा सके, क्योंकि ये फाउंडेशन है बेटा, बोर्ड क्लास नहीं है कि मैं यहाँ लाइनें बनाता रहूं या आपकी कॉपियां भरती रहे। आपको स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती है, तो आप लैंगिक की जान लेते हैं तो अलैंगिक ऑटोमेटिक सीख लेंगे। इसमें जनक की आवश्यकता, जनकों की आवश्यकता होती है, यानी नर व मादा की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक जन में जनकों की आवश्यकता होती है। जनक यहाँ पेरेंट से होता है। जनक वैसे हिंदी में तो किसको बोलते हैं, पिता को बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जनक क्या होता है, अपने यहाँ पे जो जनक होता है इसका मतलब पेरेंट्स होता है, और पेरेंट्स में क्या आते हैं, नर और मादा दोनों आते हैं, तो ये नर और मादा दोनों ही यहाँ पे आते हैं। फिर जनकों के बाद में अपने यहाँ पे क्या होगा, जनकों में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी जो जनन कोशिकाएं होती है, जर्म सेल होती है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है, जिससे क्या होगा, युग्मक निर्माण। अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी होता है, किस लिए, युग्मक निर्माण के लिए। और युग्मक निर्माण होगा तो उसके बाद में उनका युग्मकों का क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन से क्या बनेगा, भ्रूण, और भ्रूण कैसा बनेगा, भिन्न बनेगा, किससे, जनकों से भिन्न भ्रूण बनेगा। और ये जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, एक जटिल प्रकार का जनन होता है। और संतति क्या होती है, जनकों से भिन्न होती है, या भिन्न संतति, भिन्न संतति, इस भिन्न संतति लिख देता हूँ। ये जैसे इसका क्या चलेगा बेटा, उल्टा चलेगा। केवल आपको इतने पॉइंट्स ही याद रखने हैं, बाकी की जो थ्योरी है वो मैं याद करवाऊंगा। अलैंगिक जनन, तो इसमें क्या है, आपको इसमें जो जनक है उनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो तो अपने को एलर्जी नहीं है, ठीक है ना, जनक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की जगह यहाँ पे क्या चलेगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री या असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। यहाँ पे जो जनक की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे युग्मक निर्माण की भी हो तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ऐसे केसेस भी हैं जिनमें युग्मक भी बनेंगे लेकिन फिर भी अलैंगिक जनन होगा, ठीक है, युग्मक भी बनेंगे लेकिन उसमें कैसा होगा, अलैंगिक। तो युग्मकों की भी आवश्यकता नहीं होती है, हो तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनकों की आवश्यकता नहीं है, हो तो अपना क्या जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन तो होता ही नहीं है, होता ही कौन सा, समसूत्री और असूत्री। और हो तो भी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, ना तो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। मैं ऐसे आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, यानी अर्धसूत्री विभाजन की भी आवश्यकता नहीं होती। और कैसा होता है इसमें, समसूत्री या यूं कर सकते हैं असूत्री, इस तरीके का होता है, इसमें इनकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें निषेचन की आवश्यकता भी नहीं होती और निषेचन होता ही नहीं है। इसमें ना तो निषेचन की आवश्यकता होती है, ना ही निषेचन कभी लाइफ में होने वाला होता है। कौन सी क्रिया है जो केवल अलैंगिक जनन का हिस्सा है, तो वो कौन सा है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ये केवल अलैंगिक जनन का हिस्सा है। बाकी सब अलैंगिक जनन में जो लैंगिक जनन वाले हिस्से वो भी हो सकते हैं। इसमें जो फिर ये जब निषेचन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे भ्रूण या संतति की अगर बात की जाए, संतति होती है वो कैसी होती है बेटा, क्लोन होती है, और ये होती है, ये सरल प्रकार का जन होता है। अब क्लोन क्या चीज होती है, क्लोन होती है कि वो संतति जो क्या होती है, या यूं डायरेक्टली लिख सकता हूं, संतति जो कैसी होती है, जनकों के, ठीक है ना, जनकों के कायिक रूप से व आनुवंशिक रूप से, कायिक व आनुवंशिक रूप से संतति कैसे रही, क्लोन संतति कैसी होती है, कायिक और आनुवंशिक रूप से क्या रहती है, समान रहती है, किनके, जनकों के, ठीक है। वो संतति जो कायिक रूप से और आनुवंशिक रूप से क्या रहती है, जनकों के समान। कायिक का मतलब होता है शरीर यानी दिखाई देने में, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किसके होती है, पेरेंट्स के क्या होती है, समान। और आनुवंशिक का रूप का मतलब होता है उसके गुणसूत्र या जो जेनेटिकली मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, जनकों के समान। यानी अगर कोई संतति क्लोन होती है, क्वेश्चन यहां से पुट अप किया जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्लोन संतति दो क्लोन संततियों या क्लोन संतति का जनकों से डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है ना, जनकों से आनुवंशिक पदार्थ
कितने प्रतिशत समान होता है। इस तरह के क्वेश्चन या केस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 ऑप्शन दे दिए। 50% जो लैंगिक जन्म में होता है वैसे, 90% क्योंकि ये अलैंगिक जन्म की विधि है, 100% क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लोन है या इस तरीके की है, और कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये 4 ऑप्शन आपके पास में। यानी क्लोन संतति का जनकों से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कितने प्रतिशत समान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को। लॉजिकली बात हो रही है इसमें, ठीक है ना। कितना परसेंट समान होता है? 50% होता है, 90% होता है, 100% होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बताओ कितना परसेंट होता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का 100% है। वो क्या होता है? समान होता है। यानी इसका जो सही उत्तर जाएगा, सही उत्तर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सी रहेगा, जो क्या है 100%। क्योंकि क्लोन संतति का आनुवंशिक और कायिक रूप से क्या होता है? 100% जनकों के समान होगी। यानी डीएनए टेस्ट करके भी अपन पता नहीं लगा सकते कौन किसकी संतति है। क्लोन आपने सुना होगा, कई टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं जैसे सद्दाम हुसैन वगैरह, या और भी कई आतंकवादी, लदीन वगैरह का भी लोग ऐसा मानते हैं कि वो भी अपना क्या करता था, क्लोन। सद्दाम का तो लोग मानते हैं कि सद्दाम के 10 क्लोन है। क्लोन बनाना कानूनी रूप से अवैध है, ठीक है ना, क्योंकि उससे आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। जैसे मान लो मैंने अपना क्लोन तैयार कर लिया, अब मैं रियल श्री राम स्वामी हूँ या वो क्लोन श्री राम स्वामी, इसका पता लगाने के लिए गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। उससे क्या बढ़ते हैं? अपराध। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्लोन बनाना अवैध क्यों है? क्योंकि उसमें आपराधिक घटनाएं होगी, वो बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं घर पे सो रहा हूँ, दूसरा मेरी जगह वो चला गया, वो अपराध कर गया, तो सजा तो एक को ही दे सकते हैं ना, दो को दे नहीं सकते। संविधान के अकॉर्डिंग या कानून के अकॉर्डिंग सजा, भाई क्राइम किया उसको मिलेगी, लेकिन क्राइम किसने किया ये जांच कर पाना बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यानी जुडिशियल मामला हो जाएगा, ये न्यायिक मामला बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे चलूँ। आप लोग लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कंसल्ट करो इस पे। तो क्लोन जो संतति रहती है उसका जनकों से डीएनए क्या होता है? समान होता है। और जो क्लोन होते हैं वो बनाना मतलब गैर कानूनी होता है। कार्ड क्या रहता है कि न्यायिक जो मामले होते हैं उनमें काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। जो करते हैं वो आतंकवादी कहलाते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं, क्लोन हो गया, ये सरल प्रक्रिया है और कम समय में भी ये संपादित हो जाती है। इसको समय भी क्या लगता है? अधिक लगता है। अगर समय के लेकर के भी अगर बात आती है तो सरल है, और ये कम समय में, यानी कम समय में कंप्लीट हो जाती है, यानी कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। और ये जटिल है, इसको अधिक टाइम भी लगता है, अधिक समय भी लगता है। फिर भी लैंगिक जन्म में वो बहुत अच्छा है। अलैंगिक जन्म की तुलना में लैंगिक जन्म में कई वेरिएशन आती है, यानी विभिन्नताएं आती है, कई मतलब संतति होती है वो भिन्न होती है, भिन्नताओं का होना भी जरूरी होता है। कई जगह है वो अलैंगिक जन्म है वो अच्छा रहता है। तो वो परिस्थितियों और आवश्यकता पर डिपेंड करेगा कि लैंगिक जन्म होगा या अलैंगिक जन्म होगा। अब यहाँ पे बात जो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ बेटा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी भी और ले सकते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ये है कि अलैंगिक जन्म की आवश्यकता है या अलैंगिक जन्म की विशेषता है, या लैंगिक जन्म की लिख देता हूं। लैंगिक मात्राओं का ध्यान देना, लैंगिक जन्म की विशेषता है, ठीक है। और ऑप्शन ए में डाल दिया नर व मादा जनक, बी में डाल दिया अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक, ठीक है। सी में डाल दिया यहां पे निषेचन, और
डी में डाल दिया भिन्न भिन्न भ्रूण, भिन्न भ्रूण, क्या करोगे इसमें, ये क्वेश्चन हो गया। तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को कर लिया तो। अलैंगिक जनन वाला भी हो जाएगा, लैंगिक जनन वाला भी हो जाएगा, और इनसे घुमा घुमा के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हो जाएंगे, जो मैं इसमें कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को कीजिए। लैंगिक जनन की विशेषता है, हाँ वो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, आप टेंशन मत लो कि ये सर को सिमिलर ही लग रहा है, सभी के सभी आपने लैंगिक वाले लिख दिए। जो लैंगिक वाले हैं मात्रा का लग रहा है तो मात्रा भी लो सिमिलर कर दूं, ठीक है ना। लैंगिक वाला बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दूं, लो लैंगिक सेम है। ये जो लैंगिक जन्म में है ये लिखा है मैंने पहले ऑप्शन में, मैंने लिखा है दूसरे ऑप्शन में ये, तीसरे ऑप्शन में मैंने ये लिखा है, और चौथे ऑप्शन में मैंने ये लिखा है। तो आप बता दो, संतति या बोलने की बात है, बता दो उसमें क्या राइट आंसर जाएगा। अगर आपने इसमें से राइट निकाली, कंपटीशन का रूल भी होता है एक मोर करेक्ट आंसर का, ज्यादा सही उत्तर का। ये नहीं कि सभी के सभी सही है, क्वेश्चन गलत है, इस तरीके से आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा, सही उत्तर, सही उत्तर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा इसका, सी, ठीक है ना। क्या जाएगा, निषेचन। क्यों जाएगा उसका अपने पास में कारण है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। अब लोग सर बता भी दो, बता देता हूँ, चलो फिर कहोगे कि सर ने बताया नहीं। नर और मादा जनक हो या ना हो तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। युग्मक निर्माण हो या ना हो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। भ्रूण भिन्न होता है, होता है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। क्योंकि निषेचन वो घटना है, निषेचन वो घटना है जिससे क्या होता है, निषेचन वो घटना है जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, ये सुनिश्चित होता है कि वो लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है। अगर आप लोगों को लगता है जैसे मान लो कि यार नर और मादा जनक होंगे, कभी कभार क्या हो, नर और मादा जनक भी क्या होते हैं, नर और मादा जनक कैसे होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, समान होते हैं। नर और मतलब नर और मादा जनक भी उपस्थित है, उन्होंने युग्मक भी बनाए यानी शुक्राणु और अंडाणु भी बनाया, लेकिन उनमें निषेचन नहीं हुआ, उनमें निषेचन नहीं हुआ। तो निषेचन ही नहीं हुआ तो वो लैंगिक जनन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो लैंगिक जनन की जो विशेषता होती है वो निषेचन होता है। और अलैंगिक जनन की भी अगर सेम फ्यूजन इसको मैं डालूं तो शायद आप लोग कर दोगे। अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की विशेषता होती है, वो आवश्यकता और विशेषता एक ही बात है, विशेषता या आवश्यकता होती है, या विशेषता लिख दो कोई बात नहीं, विशेषता होती है, विशेषता होती है, अलैंगिक जनन की विशेषता होती है। ऑप्शन ए में मैंने डाल दिया, बी में मैंने डाल दिया, सी में और डी में, ठीक है। ए में मैंने डाल दिया वही जनक, एक ही जनक, एक ही जनक हो और समसूत्री हो, या यूं कह सकता हूं कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन की विशेषता में अर्धसूत्री विभाजन, या कैसे भी डाल सकते हो इसको। जैसे मान लो कि इसमें मैंने डाल दिया कि एक ही जनक द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, या नर और मादा की आवश्यकता हो रही है, ये हो रही है और निषेचन हो रहा है और समृद्धि सरल वर्ड। जैसे मान लो कि एक ही अपने ऑप्शन रख दिए, ठीक है ना, क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन नंबर ये रख दिए, जैसे ए बी सी और डी रख दिया, तो इसमें भी जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, डी जाएगा। क्वेश्चन में टाइम लगेगा ज्यादा, निषेचन, निषेचन नहीं होगा। यार इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टार पॉइंट निकल करके सामने आया, क्या आया कि निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार, इस निषेचन मूल आधार है, निषेचन के आधार पर अपन बता सकते हैं, आधार पर हम लैंगिक और लैंगिक व अलैंगिक का निर्धारण भी कर सकते हैं, अलैंगिक का निर्धारण भी कर सकते हैं, निर्धारण यानी जो डिटर्मिनेशन है वो फर्टिलाइज, निषेचन समझते हो, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो निषेचन के आधार पर अपन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का निर्धारण कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन वो स्टेप है, उसके आधार पे अपन कह सकते हैं। क्योंकि देखो मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अभी आरबीसी की जो नई बुक्स है उसमें तो पूरा चैप्टर भी दे रखा है। देखो पपीते की अपन बात कर लेते हैं, पपीते वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो पपीते में नर और मादा भी है, ठीक है ना,
जनक दोनों के दोनों है, जनक है दोनों के दोनों, नर और मादा भी है, और उसमें जो हो जाएगा नर और मादा भी है, अर्धसूत्री विभाजन से उसमें गैमेट्स भी बने, युग्मक भी बन गए, लेकिन उसमें निषेचन नहीं हुआ। क्या उसमें संतति नहीं बनी? भिन्न भी हो सकती है म्यूटेशन के कारण, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो संतति बनी क्या? संतति बनी, या निषेचन नहीं हुआ तो संतति इस तरीके से होगी, बिना बीज वाले पपीता जिसको अपन बोल सकते हैं, बिना निषेचन के। और बीज भी हो लेकिन उसमें मान लो कि निषेचन नहीं हो, बीज भी बनते हैं, बहुत सारी ऐसे केसेस है प्लांट में। इसको डिटेल से आप लोग कहोगे तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये चैप्टर है आरबीएससी का, अभी नई जो बुक्स है उसमें काफी डिटेल से चला हुआ, पुरानी जो आरबीएससी थी उसमें भी ये चलता था। एनसीईआरटी में थोड़ा सा हिडन है, तो मैंने आपको यहाँ उजागर करके बता दिया, थोड़ा सा डिटेल से बता दिया कि जो निषेचन है, निषेचन मॉडरेट आंसर जाता है दोनों में। निषेचन नहीं हुआ इसका मतलब वो क्या है? अलैंगिक जनन। और जनन कंप्लीट हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इसका मतलब वो अलैंगिक जनन। और निषेचन हुआ और पूरी रिप्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब वो क्या है? लैंगिक जनन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या निषेचन हुआ तो वो लैंगिक जनन, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या निषेचन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन सब चीजों की। मैं क्वेश्चन फिर से हटा रहा हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ऊपर वाले की क्या है, यहीं पे अपन बात कर रहे थे। गोल्डन पॉइंट आपके आगे होगा, नहीं तो लिख सकते हो निषेचन के आधार पे हम लैंगिक और अलैंगिक का निर्धारण कर सकते हैं। जनक, और बात करते हैं नर और मादा जनकों की। नर और मादा जनक, इसके बारे में क्या है बेसिक, अपन अब जो बात करने वाले हैं कुछ शब्दावलियों को लेकर के अपन बात करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि वो बेसिक रहेगा आगे पढ़ने वाले चैप्टरों का, है जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो। जनक होते हैं वो लिंगता के आधार पर, ठीक है ना, लिंगता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, आधार पर, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये बड़े कॉन्सेप्ट है 11th 12th के बना कर। एक तो होता है एक लिंगी, एक लिंगी, एक होते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी यानी मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। इसको यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, मोनोसेक्सुअल, और ये क्या है? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। तो मोनोसेक्सुअल एक लिंग का मतलब जिसमें क्या हो? नर या मादा, एक ही लिंग, एक ही लिंग हो, यानी एक ही क्या हो? सेक्स हो। कौन हो? उदाहरण के लिए या तो नर या मादा, दोनों में से कौन हो? एक हो। और दूसरा द्विलिंग का मतलब होता है दोनों लिंग। लिंग का मतलब यह जननांगों से होता है, लिंग का मतलब वो पेनिस वाला नहीं है, यहाँ पे जेनेटल ऑर्गेनल्स है, जननांगों से है, जननांग, दोनों लिंग उपस्थित, यानी दोनों सेक्स प्रेजेंट रहते हैं। उदाहरण के लिए अपन नर व मादा, नर और मादा, नर और मादा दोनों ही क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो ये अपने पास में लिंगता का रहता है कि जो जनक होते हैं उसमें नर और मादा, ठीक है ना, यानी लिंगता के आधार पर अपन देखें तो इनकी जो लिंगता ये यूं कर सकते हैं कि जननांगों की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, जननांगों की उपस्थिति आधार पर जीव कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी जिनकी बॉडी में, जिनकी एक ही लिंग उपस्थित, जिनकी काय में और जिनकी काय में दोनों उपस्थित थे। काय का मतलब अगर ऊपर वाले को समझना है तो आप ये समझते हो, जैसे मान लो ये हो गया तो ये या तो क्या रहेगा? नर रहेगा, ये क्या रहेगा? नर, और जैसे मान लो ये हो गया तो ये क्या रहेगा? मादा। तो ये क्या कहलाएंगे? ये उदाहरण किसके हैं? एक लिंगी के। और द्विलिंगी में क्या रहेगा? जैसे काय तो एक ही रहेगी, ठीक है ना, और ये क्या होगा? द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी होगा, और द्विलिंगी होगा तो इसमें क्या रहेंगे? नर व मादा जननांग, यानी नर और मादा जननांग। परिभाषा क्या लगती है द्विलिंगी की? ऐसी काय या ऐसा शरीर जिसमें नर और मादा जननांग
यानी दोनों ही लिंग उपस्थित हो, क्या कहलाता है? द्विलिंगी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और इस प्रकार की काय जिसमें नर और मादा में से कोई एक ही लिंग उपस्थित हो या एक के ही जननांग उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल। और ये कहलाते हैं बाइसेक्सुअल या डाइसेक्सुअल, जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं या दोनों की जननांग उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं पेरेंट्स। एक एनसीईआरटी की लाइन है, काफी अच्छी है, इसके एग्जाम्पल में बता देता हूँ, उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे एक लिंगी में यहाँ रख रहा हूँ किसको? मानव को रख रहा हूँ, और यहाँ द्विलिंगी के रूप में मैं उदाहरण किसका रखता हूँ? केचुए का। केचुआ जानते हो? अर्थवॉर्म, केचुआ, ठीक है। केचुए की अपन बात करें, फिर टेमोपोस्टमा किसको बोलते हैं? यहाँ पे केचुए की अपन बात करें, केचुए की, और इसकी मानव की अपन बात करें, तो एक अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइन में लिख देता हूँ, स्टार लाइन है, मैं लिख देता हूँ कि मानव एक लिंगी व लैंगिक द्विरूपता वाला प्राणी है। लैंगिक द्विरूपता वाला प्राणी है। ये जो असेशन रीजन आते हैं ना, कथन कारण, ऐसे क्वेश्चंस में आते थे आजकल। जैसे मान लो कि पहले एम्स में आते थे ऐसे क्वेश्चन, यानी जो कथन कारण वाले है ना, उनमें बहुत अच्छे से आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं मान के चलो ये 3 स्टार ही था उसके लिए। तो और दूसरे अपन ये भी लिख सकते हैं, केचुए के लिए भी लिख सकते हैं, उल्टी है। केचुआ जो होता है, केचुआ द्विलिंगी व लैंगिक एक रूपता वाला प्राणी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो तो मैं बताता हूं कि ये यूनिसेक्सुअल ह्यूमन होता है, वो यूनिसेक्सुअल व डायमॉर्फिज्म एनिमल्स है। और जो अर्थवॉर्म होता है वो बाइसेक्सुअल और यूनिमॉर्फिज्म वाला एनिमल होता है। कैसे? मानव एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब या तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल में, ठीक है ना, मैं एक लिंग हूं, मैं नर हूं, ठीक है ना, तो मानव एक लिंगी है, यानी मेरे में नर जननांग है, तो मैं नर हूं। वह लैंगिक द्विरूपता वाला, लैंगिक द्विरूपता का मतलब नर और मादा का जो शरीर है, रूप है लैंगिक, यानी लैंगिक रूप से द्विरूपी है। द्विरूपी का मतलब नर अलग तरीके का दिखाई देता है और मादा अलग तरीके। अरे भाई, अब सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स नहीं पड़े, देती है गोंड लेके दाढ़ी मूंछ खाना, स्तनों का विकास वगैरह, ठीक है ना। तो लैंगिक द्विरूपता वाला यानी नर अलग दिखाई देता है और मादा अलग दिखाई देती है, यानी दोनों का रूप अलग अलग है। यानी लैंगिक रूप से वो क्या है? द्विरूपी है। मानव एक लिंगी है, यानी मानव की एक काय में, जैसे ये मेरी एक काय है तो उसमें एक ही है, जैसे मान लो नर ही है। और लैंगिक द्विरूपता या दूसरा, मान लो मेरे पास में कोई फीमेल खड़ी है, मादा खड़ी है, ठीक है ना, तो अगर उसमें देखा जाए तो उसमें क्या होगा? वो भी एक काय है और उसमें भी क्या है? मादा जनांग। मैं भी एक काय हूं, मेरे में भी क्या है? नर जनांग। तो मेरे के अंदर एक, मतलब मेरी काय में एक ही जननांग है नर के, उसकी भी काय में क्या है? एक ही जननांग है, किसके? मादा के। तो हम क्या है? हम मानव है। मानव कैसा है? एक लिंगी। अब लैंगिक द्विरूपता यानी मेरा रूप अलग है, यानी ये सकल सूरत से। रूप का मतलब होता है शरीर, बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों की बात कर रहा हूं, जैसे दाढ़ी मूंछ खाना, ये सब लक्षण है। और जो मादा है उसमें स्तनों का विकास वगैरह वो लक्षण है। आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी इस लाइन में। केचुआ जो होता है वो द्विलिंगी, लैंगिक द्विरूपता, और केचुआ है वो द्विलिंगी है। जैसे मान लो कि कोई केचुआ है, जैसे मान लो ये केचुआ है, ठीक है ना, ये मान लो इस तरीके से केचुआ है, ये केचुआ हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ये केचुआ हो गया। अब ये केचुआ और ये मान लो ये केचुआ है और कोई केचुआ है, जैसे 2 केचुए हैं। तो केचुआ में ये नर और मादा, इसमें नर प्लस मादा जनांग दोनों होते हैं, आपको बताओ तो दोनों। तो केचुआ कैसा हो गया? द्विलिंगी प्राणी हो गया। लेकिन लैंगिक एक रूपता का मतलब होता है इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। एक रूपता का मतलब होता है नर और मादा एक जैसे, क्योंकि एक जैसे ही तो है, ये भी तो है नर प्लस मादा, दोनों को देख लो, दोनों क्या है? सेम ही, क्योंकि नर और मादा एक जैसे ही क्यों है? क्योंकि बॉडी एक है, बॉडी शरीर ही एक है। तो नर और मादा अलग अलग कैसे होंगे? अलग अलग होते नहीं है। तो लैंगिक एक रूपता इसको बोलते हैं। दोबारा समझा देता हूं, मानव एक लिंगी, बहुत अच्छे लॉजिक और कॉन्सेप्ट है इस लाइन में, और बहुत अच्छी लाइन है। ऐसी लाइनें होती है और नीट के लिए वरदान साबित होती है काफी ज्यादा।
जैसे मान लो मानव मैं हूं, मैं और एक यहाँ पे लेडी खड़ी है, तो मैं, मेरा जो शरीर है वो अलग है, मैं मानव हूं, वो भी मानव है। तो मानव एक लिंगी है, यानी एक ही बॉडी में एक ही लिंग है, यानी नर जनांग है, दूसरे में मादा जनांग है। लैंगिक द्विरूपता, यानी लैंगिक रूप से मैं नर अलग रूप का हूं और मादा अलग रूप की है, यानी अलग दिखाई देते हैं। केचुआ द्विलिंगी है, केचुआ द्विलिंगी है क्योंकि उसमें केचुआ द्विलिंगी है क्योंकि नर और मादा जनांग दोनों एक ही में उपस्थित है। और लैंगिक रूपता, यानी लैंगिक रूप से केचुए नर और मादा को भेद कर सकते हो, नर और मादा होते ही नहीं है, जब होता ही एक ही तरीके का तो वो कैसा है, एक तो रूपता वाला प्राणी है। तो ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको जनक का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा किसकी बात, जनक की बात। आप लोग इसका भी क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, क्योंकि वीडियो काफी आप लोगों के लिए लेंथी हो जाएगा, अपन आज इतना ही काफी है। अपन वीडियो में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूण और जटिल, इनकी क्या भूमिका रहती है। मैंने केवल अभी जनक के बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा मैंने देखा है कि आप लोगों का जो बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो हजारों की भीड़ में जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो उनका कान रहता, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था। और बेसिक ये होता है, ये जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट और बेसिक है एनसीईआरटी के और नीट के। तो आप लोगों के ये सब क्लियर हुए। इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के गोल्डन टिप्स के साथ में अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए मुझे, आज इतना ही काफी। धन्यवाद।